हमारा टॉपिक आज का है भुगतान शेष में असंतुलन। इसके पहले हम लोगों ने भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष और व्यापार शेष में अंतर, भुगतान शेष के जो मदें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसको हम सबने पढ़ा था। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भुगतान शेष में असंतुलन। तो भुगतान शेष में असंतुलन के क्या कारण हैं, असंतुलन के कौन कौन से प्रकार हैं। ये भुगतान शेष, चूंकि कहा यह जाता है कि भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। अब संतुलित रहता है चूंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों दोहरी प्रविष्टि के कारण भुगतान शेष का जो योग आता है वो बराबर होता है, किंतु इसमें देनदारी पक्ष, लेनदारी पक्ष, इस प्रकार के जो क्रेडिट और डेबिट साइड है इसमें असाम्य उत्पन्न हो जाता है। ये असाम्य ही भुगतान शेष में असंतुलन है। एक देश के भुगतान शेष में असंतुलन की दो स्थितियां होती हैं। दो स्थितियां कौन सी होती हैं? या तो लेनदारी अधिक हो सकती है या देनदारी अधिक हो सकती है। लेनदारी और देनदारी, या तो लेनदारी तुम्हारी अधिक है या देनदारी कम है, देनदारी अधिक है लेनदारी कम है। तो इस प्रकार की दो स्थितियां हो सकती हैं, अतिरेक या घाटा। अतिरेक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब क्रेडिट प्राप्तियां अधिक होती हैं। मतलब अतिरेक कब होगा? जब क्रेडिट की प्राप्तियां अधिक होंगी, यानी एक देश जिसकी लेनदारी अधिक है उसको लेना अधिक है, और डेबिट क्रेडिट जो है उसका क्रेडिट साइड जो है यानी देनदारी उसकी कम है, तब अतिरेक की स्थिति होगी। और इस प्रकार का जो असंतुलन होता है वो फेवरेबल होता है, अर्थात उस देश के पक्ष में होता है। और सभी देश यही चाहते हैं कि उनको लेना अधिक पड़े, देना कम पड़े। तो इस प्रकार की स्थिति जो होती है, इस प्रकार का जो असंतुलन होता है, ये एक देश के पक्ष में होता है। दूसरा असंतुलन क्या है? डेबिट अतिरेक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब क्रेडिट प्राप्तियां अधिक होती हैं डेबिट प्राप्तियों की तुलना में। डेबिट प्राप्तियां कम है, क्रेडिट प्राप्तियां ज्यादा है। घाटा की स्थिति कब होती है? घाटा की स्थिति तब होती है जब डेबिट प्राप्तियां अधिक, अर्थात हमें देना अधिक है, क्रेडिट प्राप्तियां कम है, लेना हमें कम है। तो इस प्रकार की स्थिति कोई भी देश नहीं चाहता है, किंतु चाहने से तो कुछ होता नहीं है। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं की व्यापार, इस प्रकार की जो स्थितियां होती हैं, उन्हीं स्थितियों से भुगतान संतुलन में क्रेडिट और डेबिट साइड तैयार होता है। अतिरेक की स्थिति सभी देश चाहते हैं कि उसकी क्रेडिट साइड जो है प्राप्तियां अधिक हो और देनदारी कम हो। अब देखते हैं भुगतान शेष में असंतुलन के प्रकार, कि भुगतान शेष में जो ये असंतुलन है, जो असाम्य की स्थिति है, अर्थात जो लेनदारी पक्ष और देनदारी पक्ष में जो असंतुलन है वो किन कारणों से उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि कोई भी देश अतिरेक के लिए घाटा नहीं चाहता है, फिर भी हर देश की अलग अलग परिस्थितियां और अर्थव्यवस्था की स्थितियां होती हैं। तो इसमें पहला असंतुलन जो है वो चक्रीय असंतुलन है। चक्रीय असंतुलन व्यापार चक्र व आयात की मांग की लोच के कारण इस प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है। दो प्रकार इसके जो दो कारण हैं वो जिम्मेदार हैं। एक पहला है व्यापार चक्र। हम जानते हैं कि व्यापार में मंदी और तेजी साथ साथ चलते हैं, कभी व्यापार में तेजी आती है, कभी मंदी भी आ जाती है। तो ये जब कोई भी देश व्यापार चक्र में जब तेजी की स्थिति में है तो उसके देश में उत्पादन अधिक होगा, निर्यात अधिक होंगे, उसकी देनदारी अधिक होगी, लेनदारी अधिक हो जाएगी। जब अब देखते हैं भुगतान शेष में असंतुलन के प्रकार, कि एक देश के भुगतान शेष में जो असंतुलन है वो कौन कौन से प्रकार हैं उसके।
एक पहला प्रकार है चक्रीय असंतुलन। चक्रीय असंतुलन व्यापार चक्र व आयात की मांग की लोच के कारण इस प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है। व्यापार चक्र हम जानते हैं कि व्यापार के साथ साथ जो तेजी और मंदी की अवस्थाएं भी चलती हैं। कभी व्यापार में तेजी है तो कभी मंदी भी आ जाता है। जब एक देश के व्यापार चक्र जब मंदी की स्थिति है तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन कम होने से वस्तुओं की जो पूर्ति है वो कम हो जाएगी। वस्तु की पूर्ति कम है तो आयात के द्वारा वस्तु की पूर्ति की जाएगी, आयात बढ़ जाएंगे, अर्थात उसकी देनदारी बढ़ जाएगी। दूसरे साइड में चले जाएं, जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है, उत्पादन अधिक होगा, निर्यात अधिक होंगे और अर्थव्यवस्था में जो लेनदारी है, क्रेडिट साइड, प्राप्तियां वो बढ़ जाएंगी। आयात की मांग की लोच भी, यदि किसी देश में जो आयात की मांग की लोच कम है तो वहां पर तुम्हारे देश की जो वस्तुएं हैं वो मंगाई जाएंगी, कीमत वृद्धि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी अर्थव्यवस्था में जो लेनदारी है वो बढ़ जाएगी और उसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। तो दूसरा कारण क्या है? सुदीर्घकालीन असंतुलन। अर्थव्यवस्था के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश के कारण इस प्रकार के असंतुलन उत्पन्न होते हैं। जब अर्थव्यवस्था एक चरण से दूसरे चरण पे जाती है, परंपरागत अवस्था, उसके बाद आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, फिर आत्मस्फूर्ति की अवस्था, उसके बाद जो है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। तो इस प्रकार की जब अवस्थाओं एक चरण से दूसरे चरण में जब अर्थव्यवस्थाएं जाती हैं तो उनके जो क्रेडिट और डेबिट साइड है, जो लेनदारी है, देनदारी है, उसकी स्थितियां भी बदल जाती हैं। तो इस प्रकार का जो सुदीर्घकालीन असंतुलन है वो अर्थव्यवस्था के संक्रमण के कारण से उत्पन्न होती है। तीसरा है संरचनात्मक परिवर्तन। मांग के स्वरूप में परिवर्तन। ये दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं। लंबे समय में मांग के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। वस्तुओं की जो मांग है, जो परंपरागत वस्तुएं हैं उसकी मांग नहीं है, अब जिन वस्तुओं की मांग नहीं है और उन वस्तुओं का आयात निर्यात भी कम हो जाएगा। निर्यात कम होने का अर्थ है कि तुम्हारी जो क्रेडिट साइड है वो कमजोर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। व्यापार की शर्तों में भी परिवर्तन हो जाते हैं, इससे भी संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह, तुम्हारे देश से पूंजी का प्रवाह हो गया, दीर्घकालीन समय के लिए पूंजी का प्रवाह हो गया तो तुम्हारी जो लेनदारी पक्ष है वो कमजोर हो गई, कम हो गया। तो इस प्रकार के जो संरचनात्मक परिवर्तन है उससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में एक स्थायी परिवर्तन भी होता है जो दीर्घकालीन होता है और अल्पकालीन परिवर्तन। कुछ समय के लिए जब देनदारी और लेनदारी अर्थात प्राप्तियां और भुगतान में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है अल्पकाल के लिए, तो अल्पकालीन परिवर्तन कहलाता है। अल्पकालीन असंतुलन, यदि ये असंतुलन दीर्घकाल तक रहा तो उसको दीर्घकालीन असंतुलन भी कहा